नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल की टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज की वीडियो के सीक्वेंस में सबसे पहले हम जानेंगे वाटर प्लांट हार्मोन्स और कितने टाइप के प्लांट हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। इसके अलावा हर एक हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। और फाइनली हम मूव करेंगे उस सेक्शन की तरफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आप सभी के लिए। यानी कि आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आज की सीरीज़ का बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, दैट इज़ प्लांट हार्मोन्स। तो देखिएगा, इस पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लांट जो होते हैं ना, इनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए इन्हें वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, तो सभी जानते हैं। लेकिन ये सभी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सभी बाहर से प्लांट को चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हैं जो प्लांट को अंदर से चाहिए होती है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर जो कि इंटरनली प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। जिन्हें आप हिंदी में जिन्हें आप फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। फाइटो मीन्स होता है यहाँ पे प्लांट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं, तो प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे कंसंट्रेशन में प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जिससे प्लांट हार्मोन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जिनसे वो पाया जाता है, पहला है इंडोल। इंडोल से बनता है आपका ऑक्सिन्स, टार्पीन्स जिनसे गिबरलिन्स बनते हैं, एडेनिन जिससे साइटोकाइनिन्स बनते हैं, और कैरोटीन जिससे एब्सिसिक एसिड बनती है, और गैसेस जिससे इथाइलिन बनता है, ठीक है। तो इन सारे फॉर्म्स में पाया जाता है आपके प्लांट हार्मोन्स यानी कि फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में होता है प्लांट के, जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत होती है, और उसके बाद ये अलग अलग पार्ट प्लांट के पार्ट्स तक ये पहुँच जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की इन्हें सिंथेटिकली भी इनका प्रोडक्शन होता है, और इनका जो रोल होता है ना, वो डिफरेंट हार्मोन का अलग अलग जगह पे पाया जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, ये इसका फंक्शन जो होता है ना, रियल हार्मोन उसके समतुल्य ही होता है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग फंक्शन होता है, नहीं, सिमिलर फंक्शन होता है सिंथेटिक हार्मोन्स का भी। अगला, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्नलाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा फोटोट्रॉपिज्म, सीड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, इन सब के लिए इन सब के अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने का जो काम है ना, वो हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो एक्सोजिनसली अप्लाइड होते हैं
कंट्रोल क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, यानी मान लीजिए सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स जो है उनको अप्लाई किया गया ताकि जो वीड्स होते हैं ना उनको ख़त्म किया जा सके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हार्मोन्स का। ठीक है, चलिए अब बढ़ चलते हैं सबसे पहले फंक्शंस के ऊपर कि हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए जो हार्मोन्स होते हैं ना यहाँ पे, उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। तो प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज़ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जिनमें सेल डिवीजन, एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन, डोरमेंसी और एब्सिशन, इन सभी को कंट्रोल करने का जो फंक्शन है वो प्लांट हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट हार्मोन्स में, अच्छा डोरमेंसी टर्म मतलब होता है क्या। देखिए गाइस ऐसा होता है कि कभी कभी आप किसी सेम पॉट में 7 या 8 करीब में बीज डालते हैं, लेकिन सारे बीज तो नए प्लांट में उगते नहीं है ना। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि पूरे तरीके से डेवलप नहीं करते, तो वो जो स्टेज कहलाती है ना डोरमेंसी कहलाती है। डोरमेंसी मतलब पौधा आराम कर रहा है अभी, और जब आराम कर लेगा तो एकदम बढ़िया से, जब वो रेस्ट कर लेगा तो आराम से एक नए प्लांट की तरह उगेगा। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है डोरमेंसी। ठीक है, तो ये आपका डोरमेंसी टर्म था। आगे देखिए, अब देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो जो प्लांट हार्मोन्स है ना उनके एक्शन के बेसिस पे, ठीक है, यानी कि उनके कहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट के बेसिस पे इन्हें दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी ऐसे हार्मोन जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स के यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी हार्मोन्स के बारे में और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, ऑक्सिन जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया में यूज़ किया जाता है, यानी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए ऑक्सिन्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो रूट और शूट जो टिप होता है ना, जहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं, वहाँ पर ऑक्सिन्स पाए जाते हैं, रूट्स और शूट दोनों के। ठीक है, तो रूट्स में तो लीफ निकलती नहीं है, तो रूट्स का जो टिप होता है ना, रूट कैप होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं ऑक्सिन्स। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये माइग्रेट करते हैं अदर पार्ट पे भी जहाँ पे उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, टाइप्स में देखिए, तो टाइप्स में देखिए नेचुरल जो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, जिसे IAA के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट्स के अंदर ही प्रोडक्शन होता है इसका। दूसरा देखिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो इसे IBA के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों क्या है आपके नेचुरल, यानी कि जो प्लांट के अंदर सेल्फ मेड होते हैं ना, तो इन्हें कहा जाता है नेचुरल प्लांट हार्मोन्स। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा आपका सिंथेटिक जो है 2,4-D, यानी कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिंथेटिक ऑक्सिन। दूसरा है NAA, यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये क्या है आपका, तो ये है आपका आर्टिफिशियल सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक है, चलिए फंक्शन की बात करते हैं। तो ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है। पहला, सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यानी जो सेल है उसकी इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन। दूसरा होता है एपिकल डोरमेंस। एपिकल डोरमेंस मतलब क्या होता है कि IAA जो होता है ना, ये एपिकल बड पे पाया जाता है। तो एपिकल बड को सप्रेस करने का, उसकी ग्रोथ को और उसकी लिटिल बर्ड्स को सप्रेस करने का काम जो होता है वो कौन करेगा, IAA करेगी। ठीक है, एपिकल डोरमेंस यहाँ पे टर्म आया ना, तो समझ लीजिए एपिकल डोरमेंस होता क्या है, ये आपका प्लांट है। ठीक है, अब देखिए अगर प्लांट यहाँ पे टिप पे जो उसका होता है ना, छोटी छोटी पत्तियाँ से निकल रही होती हैं, तो अगर आप अभी देखिए नया प्लांट के टिप पे ये उग रहा है, तो सारा प्लांट क्या करेगा, सारी एनर्जी और मिनरल्स यहीं पे ट्रांसफ़र कर देगा ताकि ये प्लांट बड़ा हो सके। लेकिन अगर आप ये सेक्शन ही काट देंगे जहाँ पे उग रहा है, अपने प्लांट ने अपनी सारी एनर्जी इसी पे लगा रखी है, इसे ही काट देंगे, तो क्या होगा, साइड वाली जो ब्रांचेस होगी वो बढ़ना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो यही कई सारे जो प्लांट्स हैं ना उनमें टेक्निक लगाई जाती है ताकि ये जो पौधा है कोई भी चीज़ का वो आराम से फैले। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। दूसरा फंक्शन देखिए, चलिए अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं। तो इसका दूसरा फंक्शन होता है देखिए, पार्थेनोकार्पी को सप्रेस करता है। यानी कि पार्थेनोकार्पी मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि टोमेटोज होता है ना, इन सभी के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, ये आपका कहलाता है पार्थेनोकार्पी। तो ऑक्सिन जो होता है ना, इसको इंट्रोडक्शन से जब प्लांट के ऊपर इन्हें अप्लाई किया जाता है, तब जो होता है फ्रूट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंट प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, यानी कि ऐसी लीफ जो कि टाइम से पहले गिर जाती हैं, उन फ्लावर्स और फ्रूट की जो रक्षा करने वाला काम है वो ऑक्सिन्स करते हैं।
अगला देखिए, यूजफुल इन स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग वेयर इट इनिशिएट्स रूटिंग, यानी कि जब स्टेम और ग्राफ्ट, स्टेम जो होता है ना, जब आप छोटा सा उसका ब्रांच, जैसे मान लीजिए रोज़ है तो उसका आपने एक ब्रांच काटा और उसको आपने लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ऑक्सेंस जो होते हैं वहाँ पे अप्लाई किया जाए तो रूटनिंग जो होती है ना वहाँ पे फास्टर होती है, ठीक है। अगला देखिए, प्रमोट्स फ्लावरिंग एग्जाम्पल इन पाइन एप्पल, यानी कि फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, जैसे कि पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। 2,4-D जो होता है, जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इसे वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ हर्बिसाइड टू किल अनडिजायर्ड वीड ऑफ डाइकोट प्लांट्स विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट, यानी कि जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं ना उनको रिमूव करता है, जितने भी वीड्स होते हैं ना डाइकोट, उनको रिमूव करने का काम करता है 2,4-D, ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पर वो मोनोकॉट प्लांट को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुँचाता, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट देखिए, हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन, लास्ट की सेल डिवीजन में हेल्प करता है और जाइलम डिफरेंशिएशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल देखा जाता है, ठीक है। सेकेंड हार्मोन देखिए, तो सेकेंड है गिबरलिंस हार्मोन। गिबरलिन हार्मोन करीबन 100 जो है टाइप्स में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिबरलिंस को सबसे पहले एक धान की जो प्रजाति है जिसे गिब्रेला फ्यूजिकोराई कहा जाता था, तो उसमें एक डिजीज़ थी, और डिजीज़ क्या थी धान के रिस्पेक्ट में, कि जब भी उसके अंदर जब भी मतलब सीड जब आने वाले होते तो जो पौधा था वो धीरे धीरे गल के गिर जाता। तो इस डिजीज़ को सही करने के लिए उस पर कुछ केमिकल इंड्यूस कराए गए, केमिकल छिड़काव किया गया, तो बाद में पता चला कि ये जो केमिकल्स था वो था गिबरलिंस हार्मोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और कि गिबरलिंस जो है करीबन 100 के ऊपर प्रजातियाँ नहीं, 100 के ऊपर टाइप्स पाए जाते हैं गिबरलिंस के, जिसमें देखिए GA1, GA2, GA3 शामिल है, ठीक है। अगला देखिए, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, अभी हमने कहा ना गिब्रेला फ्यूजिकोराई जो होता है इसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है। सॉरी गिब्रेला फ्यूजिकोराई जो होता है, सॉरी, इसे इसलिए इसका नाम ही क्या है, गिबरेलिक एसिड, ठीक है, इसलिए एसिडिक नेचर का होता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं ना, जिनमें फंजाई आता है और हायर प्लांट्स, उन सभी में पाया जाता है, ठीक है। इसका स्पेशल फीचर क्या होता है, तो नोड्स और इंटर नोड्स को, यानी कि नोड्स एंड इंटर नोड्स को बढ़ावा देने का काम कौन करता है, गिबरलिंस, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, सॉरी, अगला है आपका देखिए फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फंक्शन जो होता है यहाँ पे पहला, कि गिब्रेला जो होता है, जो गिब्रेलिक एसिड होती है, वो सबसे पहले बॉल्टिंग, यानी कि सडन इलोंगेशन ऑफ नोड्स और इंटर नोड्स, जो कि फ्लावरिंग के बाद होता है ना, इनको प्रमोट करता है, जैसे कि कैबेज और बीट रूट उसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखिए, डिलेड सीनेंस, यानी कि सीनेंस जो होता है ना, डिले जो होता है जर्मिनेशन में, उसको रोकने के लिए गिबरलिंस को अप्लाई किया जाता है। अगला इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, तो गिबरलिंस जो होते हैं ऑक्सीजन की तरह पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड लीव्स, तो अभी हमने बोला कि नोड्स और इंटर नोड्स को इलोंगेशन करने का काम है, ये सभी करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इंड्यूसेस मेलनेस इन सर्टेन प्लांट्स लाइक कैनाबिस, कैनबिस के अंदर मेलनेस को सपोर्ट करने के लिए इसको इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम सच एज लाइपेज, यानी कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है ना, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये गिबरलिन एसिड, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, लाइपेज अमाइलो जो होता है ना, जो कि एंडोस्पर्म जब जर्मिनेट करने वाला होता है सीरियल्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं ना, उस टाइम पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसकी आवश्यकता होती है, तो उसे इंड्यूस कराने के लिए इस एसिड को, इस हार्मोन को यूज़ किया जाता है। लास्ट देखिए, ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी, तो ऐसे सीड जो कि सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं, तो इनको वापस एक्टिवेट करने का काम जो है ना, वो गिब्रेला का होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, नाम से ही क्लियर है, साइटोकाइनिन मतलब होता है जो कि सेल डिवीजन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइटोकाइनिन जो होते हैं ना, इनके अंदर जो इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है
पहला साइटोकाइनेंस नेचुरल सिंथेसाइज प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल रूट एपिसिस, शूट बर्ड्स और यंग फ्रूट्स जो होते हैं ना, इनकी डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है, साइटोकाइनेंस की। ठीक है, साइटोकाइनिन इन सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। दूसरी चीज़, जो साइटोकाइनेंस होता है ना, इसका मूवमेंट यहाँ पर कैसा होता है, बेसिपेटल होता है और पोलर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। नेक्स्ट है देखिए टाइप्स में, तो नेचुरल में जेटिन, जिसे कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क कहा जाता है, या फिर आइसोपेंटेनिल एडेनिन जो होता है इसका नाम होता है। ठीक है, दूसरा देखिए सिंथेटिक, तो सिंथेटिकली जो गिब्रेलिक एसिड होता है ना, इसे काइटिन इसका एग्जांपल है, बेंजल एल्डिहाइड, डाइफेनिल यूरिया और थाइडियाज़ोन जो होता है ना, इसके एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक के। ये आपके क्या थे, नेचुरल के एग्जांपल साइटोकाइनेंस के, और ये सिंथेटिक एग्जांपल साइटोकाइनेंस के। ठीक है, फंक्शन की बात करी जाए तो फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, ये प्रमोट करता है लेटरल और एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ और इनिशिएट्स शूट ग्रोथ इन कल्चर, यानी कि जो शूट ग्रोथ होता है ना, शूट ग्रोथ, इसकी कल्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है साइटोकाइनेंस को। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, ये एपिकल जो डॉर्मेंस होता है ना, इसके इंड्यूशन के बाद जो होता है, इनके इंड्यूशन के बाद, इनके इंट्रोडक्शन के बाद जो सीड डॉर्मेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, इसका फंक्शन क्या होता है कि स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। ठीक है, अगला कि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, और लीफ सेनेंस को भी की। अगला है देखिए एब्सिसिक एसिड फंक्शन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड ये क्या होता है, एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। यानी अभी तक आपने देखा सब सप्रेस कर रहे थे पॉजिटिव वे में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हार्मोन है ये। ठीक है, तो क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड तो इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक एंटागोनिस्टिक होता है GA के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो प्लांट मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको स्लोअर कर देता है या फिर रोक देता है बिल्कुल। ठीक है, और देखिए एब्सिशन जो होता है इसको रेगुलेट करता है, और डोरमेंसी को भी रेगुलेट करने का काम इसी हार्मोन का होता है। ठीक है, और इसी कारण इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये इंक्रीज़ हो जाए ना, तो प्लांट के अंदर जो टॉलरेंस होती है ना, ये इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब कि प्लांट को कुछ भी दिया जाए वो हमेशा टॉलरेट करता है और अपने ही तरीके से सुसुप्तावस्था में चला जाता है। ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात करी जाए तो ABA का फंक्शन क्या होता है, पहला ये एब्सिशन ऑफ लीव्स और फ्रूट जो होता है इनको रोकने का काम करता है। दूसरा चीज़, सीड जर्मिनेशन को, जैसे सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसको रोकता है। ठीक है, लास्ट है इंड्यूसेस सीनेंस इन लीव्स, यानी कि जो बुढ़ापा होता है ना लीव्स के अंदर, उनको ही सप्रेस करने का काम करता है। लास्ट देखिए, सीड डोरमेंसी को एक्सेलरेट करता है कि सीड ज़्यादा समय तक अपने जो सुसुप्ता अवस्था है उसी में रहे, यानी कि स्लीपिंग जो वे है उसमें रहे। ठीक है, अगला है कि स्टोरेज पर्पसेस के लिए भी ये जो सीड डॉर्मेंसी है, ये जो प्लांट हार्मोन है उनको इंड्यूस किया जाता है। ठीक है, अगला है देखिए स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन अंडर वाटर स्ट्रेस, यानी कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि पानी जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जा रहा है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा अब ये ना हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए लास्ट है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपका एथिलीन प्लांट हार्मोन। ठीक है, या एथिलीनिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, ये एक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में यूज़ होता है, इसके अलावा एक इनहिबिटर के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये गैसेस फॉर्म में प्लांट के अंदर इंड्यूस किया जाता है, और सिंथेटिकली जो है ये फ्रूट ड्राइपनिंग के लिए और टिश्यू अंडरगोइंग के लिए इसे यूज़ किया, टिश्यू सेनेंसन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये रेगुलेट करता है कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिनमें कुछ जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे फंक्शंस में दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और जो फंक्शंस थे वो इनके साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए अब फंक्शन की बात करते हैं। तो पहला फंक्शन होता है एब्सिसिक एसिड का कि ये जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है ना इसको इन्हांस करता है। दूसरा,
एपिनेस्टी ऑफ जो लीव्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है। सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी को रोकता है। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी मतलब क्या होता है कि आपने 3-4 पौधे किसी पॉट के अंदर लगाए, लेकिन इसमें से 1, 2, 3 उगता है और एक ऐसा है जो कि उगता ही नहीं है, चाहे आप उसे कुछ भी दे दो। ठीक है, तो ये जो आपका हालात है ना, इसे कहा जाता है सीड डोरमेंसी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। जैसे 1 आध 2 शैतान बच्चे होते हैं ना, तो आप उनको कितना भी उनके ऊपर चिल्ला दीजिए, लेकिन वो सब उठते नहीं है। ठीक है, जबकि वो जो सिंसियर बच्चे होते हैं आप ही उठ के तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला देखिए, रूट ये क्या करता है, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए, फीमेलनेस को सपोर्ट करता है मोनोइसियस प्लांट के अंदर, और एपिकल लुक फॉर्मेशन जो होता है ना वो डाइकोट सीडलिंग्स में नज़र आता है। तो इम्पॉर्टेंट हार्मोन जितने भी थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, पॉजिटिव प्रमोटर्स को भी, नेगेटिव प्रमोटर्स को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ाने की जो है वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप शालीनतापूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन आंसर की इंपॉर्टेंट सीरीज़ की तरफ, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। चलिए दोस्तों, तो आज की क्वेश्चन आंसर की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वायरसेस के ऊपर, और वायरस इन्फेक्शन और फैटल डिजीज जो होती है एसोसिएटेड विद वायरस इन एनिमल्स, इस टॉपिक के ऊपर आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप सभी के लिए। तो चलिए एक फास्ट रिविजन और रिकैप आप सभी के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूजन्स बॉडीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ पुर्किंजे सेल्स इन द सेरिब्रम इन केस ऑफ रेबीज इन्फेक्शन। यानी कि रेबीज इन्फेक्शन में जो सेरिब्रम होता है उसके पुर्किंजे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में जो इंक्लूजन्स बॉडी पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, यानी डायग्नोसिस की बात कर रहा है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पैशियन बॉडीज, ऑप्शन नंबर बी है ग्वानियरी बॉडीज, ऑप्शन नंबर सी है आपका नेगरी बॉडीज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एलिमेंट्री बॉडीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेगरी बॉडीज। नेगरी बॉडीज आर योर करेक्ट आंसर, सॉरी नेगरी बॉडीज इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूजन जो होती हैं जो कि डायग्नोसिस में पाई जाती है पुर्किंजे सेल्स जो होता है सेरिब्रम का उसके अंदर, और इसके अलावा कुछ नर्व सेल्स होती हैं जिनके अंदर डायग्नोस किया जा सकता है रेबीज इन्फेक्शन को। ठीक है, तो टिपिकल सेल इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं उनका नाम है नेगरी बॉडीज। ठीक है, जिसके द्वारा रेबीज को डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉलिंगर बॉडीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इन्फेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस, जीआईसी एग्जामिनेशंस, यूपी पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बॉलिंगर बॉडीज़ कहाँ पाई जाती हैं, किस सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, ठीक है, और कौन सा वायरस इसके साथ में एसोसिएटेड होता है, ये नॉलेज आपको रखना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, एक ही चीज़ को पढ़िए और वो इंटरलिंकिंग करके कि हाँ ये चीज़ उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर बी है फाउल पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर सी है आपका रेबीज वायरस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हर्पीज वायरस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाउल पॉक्स वायरस जो होता है ना, इसके अंदर जब इसके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखेंगे इन्फेक्टेड फाउल पॉक्स के, तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगी बॉलिंगर बॉडीज़। ठीक है, और ये एक टाइप का इंक्लूजन बॉडी होता है जो कि वायरसेस के द्वारा बनाया हुआ होता है। ठीक है, और ये बनता कहाँ है, तो होस्ट टिश्यू के अंदर। ठीक है, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स मतलब मैनेजमेंट है वायरसेस का। बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग की मशीन आपके पास है। ठीक है, पूरा मतलब ऑर्गेनेल जो है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये भी पूरी मशीनरी, एमआरएनए टीआरएनए सब आपके पास है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, वायरस कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूरा घर आपका है और घर चलाने वाला कोई और बन रहा है, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा फनी सा है, लेकिन इसी फनी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आरएनए हमारा है, ठीक है, प्रोटीन हमारा है, राइबोसोम हमारा है। ठीक है, ठीक है, सारा सब कुछ हमारा ही है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है मशीनरी को, वायरस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की कॉन्सेप्ट इसके साथ में जुड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो
हालांकि देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए जानना ज़रूरी है, इस पे भी 4 आपको ऑप्शन दिए जा सकते थे, लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पुट करने का क्या मतलब है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप ये समझ गए तो इससे 4 ही है क्या 5 भी, अगर 6 7 भी अगर आपको ऑप्शन दिए जाए ना, तो भी आप किस कॉन्सेप्ट के थ्रू पकड़ लेंगे कि आपका सही आंसर क्या है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर फाउंड इन चिकन पॉक्स, हर्पीस एंड पॉलीहेड्रा डिजीज ऑफ इंसेक्ट्स। तो क्या ये सही है या गलत है स्टेटमेंट, आपको बताना है। स्क्रीन पे ही आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही क्या है चलिए देखें। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा कि इंटरसेलुलर इंक्लूजन्स जो होती हैं, जो कि चिकन पॉक्स में पाई जाती हैं, हर्पीस और पॉलीहेड्रा डिजीज़ के में पाई जाती हैं इंसेक्ट्स के। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इंट्रा न्यूक्लियर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स जो होती हैं, ये सेम सेल के अंदर जो इंसेंस होते हैं मल्टीपल इन्फेक्शंस के, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रैपी इज अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। यानी कि चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर स्क्रैपी नाम की जो बीमारी है ये पाई जाती है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका शीप, ऑप्शन नंबर बी है आपका माउस, ऑप्शन नंबर सी है आपका मिंक और ऑप्शन नंबर डी है आपका काउ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्क्रैपी नाम की जो बीमारी है ना, ये शीप के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि स्क्रैपीज के जैसा इसका नाम रखा हुआ है ना, तो एनिमल क्या करते हैं, जब ये इन्फेक्शन हो जाता है ना जिस एनिमल को, तो एनिमल क्या करता है कि एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को स्क्रैप करता रहता है टाइम बाय टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, किसके, शीप के। ठीक है, स्क्रैपी किसे, एज फॉर स्क्रैपी, एज फॉर शीप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following, in which of the following categories of cancer solid tumors grow from derivatives of embryonal mesoderm? तो चारों ऑप्शन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या है, क्या आ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा कैटेगरी है कैंसर सॉलिड्स का जो कि एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स के रूप में देखा जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर ल्यूकेमियाज, ऑप्शन नंबर बी इज योर लिम्फोमास, ऑप्शन नंबर सी इज सार्कोमास और ऑप्शन नंबर डी इज योर कार्सिनोमास। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्कोमास जो होते हैं इन्हें कहा जाता है कैंसर सॉलिड ट्यूमर्स। ठीक है, जो कहाँ से उगते हैं, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि सार्कोमाज सॉलिड ट्यूमर्स जो होते हैं ना, ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स होते हैं और इन्हीं के जैसे जो और भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जैसे कि इनके अलावा जो और भी टिश्यूज़ हैं जहाँ पे उग सकता है, जहाँ से एराइज कर सकते हैं, दैट आर कनेक्टिव टिश्यूज़, कार्टिलेज कॉमा बोन कॉमा मसल एंड फैट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने टीजीटी के एग्जाम्स में देख सकते हैं, इसलिए आपको इसे एस्टेरिक मार्क करना है। अब देखिए फिर आगे आपका एक थॉट बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपका कॉन्सेप्ट है एनाप्लेसिया इज अ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेल। ठीक है, एनाप्लेसिया ये है क्या चीज़, आपको बताना है। फिलहाल स्टेटमेंट दी हुई है एनाप्लेसिया इज अ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेल। तो दो ही ऑप्शन दिए हैं आपका, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आप एनाप्लेसिया जो है आपका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है सेल्स की। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है आपको कि कैंसर जो होता है ना 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटा जाता है। पहला है हाइपरप्लेसिया, दूसरा है एनाप्लेसिया और तीसरा है मेटास्टेसिस। एनाप्लेसिया क्या होता है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है सेल्स के अंदर, जहाँ पे सेल्स जो होती हैं सेल्स के अंदर लॉस और रिडक्शन इन देयर फंक्शन जो होता है वो देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ आरएनए कंटेनिंग वायरसेस एंड कैन कॉज कैंसर इन एनिमल्स। यानी कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होता है और ये कैंसर कॉजिंग जो होते हैं एनिमल्स ना, उनके अंदर जनरली जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कैंसर फैलाने वाले होते हैं, ये सारे इन चारों में से कोई कौन सा ऐसा है जो कि एनिमल्स के अंदर कैंसर फैलाने में हेल्प करता है। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हर्पीस वेराइडे, ऑप्शन नंबर बी है आपका एडिनोवायराइडे, ऑप्शन नंबर सी है पेपिव
पैपो वेराइडी और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेट्रो वेराइडी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेट्रो वेराइडी यानी कि रेट्रो वायरस जो होता है ना, ये किस में आता है आपके, ये वो वायरसेस है जो कि कैंसर को फैलाते हैं जानवरों में। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप यहाँ चारों टाइप के वायरसेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे वो वीरियन जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है वो फैमिली रेट्रोविराइडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि कैंसर फैलाते हैं एनिमल्स में। ये मेंबर्स क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं डीएनए के थ्रू। ठीक है, एक इंटरमीडिएट डीएनए बनाते हैं जिसके थ्रू इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या है आपका, कैंसर ऑफ द लिप ऑफ माउथ कैन हैव एसोसिएशन विद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको एस्टिक मार्क करना है। आपकी यूपीपीसीएस के लिए, नीट के लिए, जीआईसी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका HSV1, ऑप्शन नंबर बी है आपका HSV2, ऑप्शन नंबर सी इज EBV और ऑप्शन नंबर डी इज SV40। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HSV1 जो होता है आपका, इसके द्वारा हर्पीज वायरस जो होता है टाइप 1, ये एसोसिएटेड होता है कैंसर ऑफ लिप के साथ में। ठीक है, लिप या माउथ के साथ में। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि HSV1 जो होता है एक हर्पीज वायरस होता है। ठीक है, और ये किसके साथ में जुड़ा होता है, कैंसर ऑफ लिप एंड माउथ इन ह्यूमंस। वेयर एज HSV2 भी है, देखिए HSV1 तो है, HSV2 भी है जो कि सेरिब्रल सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दोनों वायरसेस का आपको नाम याद रखना है, किसके साथ में एसोसिएटेड है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, इन एब्स्टेन बार वायरस यानी कि EBV कैन इंक्लूड ट्यूमर्स इन, यानी कि जो EBV वायरस है, ठीक है, सॉरी EBV है, ये किस में, इन चारों ऑप्शन में से किस में कैंसर इंड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर माउस, ऑप्शन नंबर बी इज मंकी, ऑप्शन नंबर सी इज ह्यूमंस और ऑप्शन नंबर डी इज रोडेंट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एब्स्टेन बार वायरस जिसे EBV कहा जाता है एक हर्पीज वायरस होता है। ठीक है, जो कि कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड होता है कुछ ह्यूमन न्यूक्लियसेस के साथ में, यानी कि ह्यूमन ट्यूमर्स के साथ में। ठीक है, तो गाइज आज के इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए, जो कि लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनमें से 2-4 ऐसे क्वेश्चन है जो आप ज़रूर देखेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो इन्हें जो एस्टिक मार्क है उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो आज का सेकंड सेक्शन है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्रैग्म, यानी इंस्पिरेशन के दौरान जो डायफ्रैग्म होता है उसकी पोजीशन क्या होती है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका शोज नो चेंज, यानी डायफ्रैग्म में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरा है आपका एक्सपैंड्स, यानी कि जो डायफ्रैग्म है वो एक्सपैंड कर जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, यानी कि सिकुड़ता है और चौड़ा हो जाता है। और लास्ट है आपका फ्लैटन, मतलब फ्लैट हो जाता है। और डी है आपका रिलैक्सेस टू बिकम डोम शेप्ड, यानी कि कुछ इस प्रकार से डायफ्रैग्म का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब भी इंस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो डायफ्रैग्म होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन और आपके TGT एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका पॉन्स वेरोलाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेरिबैलम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज पॉन्स वेरोलाई, यानी कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर आप देख रहे हैं ये आपके पॉन्स वेरोलाई में प्रेजेंट होता है। पॉन्स वेरोलाई कहाँ पे होता है, तो पॉन्स वेरोलाई आपका हाइंड ब्रेन होता है और उससे ठीक नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि जो वर्टिब्रल सेक्शन कनेक्टेड होता है आपके हाइंड ब्रेन, जिसे पॉन्स वेरोलाई कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमबर्गर्स फेनोमेनन एक्सप्लेन्स, यानी जो हैमबर्गर का जो फेनोमेनन होता है ये एक्सप्लेन क्या करता है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा क्लोरीन शिफ्ट को, दूसरा है ब्रीदिंग मैकेनिज्म को, ऑप्शन नंबर सी इज ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेशन ऑफ HCO3+ आयन।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज़ क्लोरीन शिफ्ट, यानी कि जो हैमबर्गर फेनोमेनन होता है ये क्लोरीन शिफ्ट को एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसेस, यानी जो अगर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है ये इसकी कमी पाई जाती है तो इससे क्या हो सकता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर एस्थमा, ऑप्शन नंबर बी इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी इज सिस्टिक फाइब्रोसिस और ऑप्शन नंबर डी इज एम्फीसेमा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्फीसेमा। ठीक है, एम्फीसेमा तब पाया जाता है जब पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की जो एब्सेंस होती है या उसकी कमी पाई जाती है, तब जो होता है एम्फीसेमा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इस क्वेश्चन का और इसे ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, यानी कि वाइटल कैपेसिटी जो होती है लंग की वो क्या होती है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं बताना है, आपको बताना है फॉर्मूला, किस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज टीवी, जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसको टीवी कहा जाता है, और IRV मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका टीवी प्लस ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी है आपका IRV प्लस ERV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट है आपका टीवी प्लस IRV प्लस ERV यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में जो RBC पाई जाती है इनके रिगार्डिंग इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इज दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, और लास्ट है आपका दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिजॉल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके करंट आंसर यहाँ पे निकल कर आ रहा है दैट इज और ऑप्शन नंबर 6, यानी कि दे कैरी अबाउट 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बाइंड सेवरल 100 टाइम्स मोर स्ट्रांगली टू द हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, यानी ऐसे कौन सा तत्व है जो कि ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है इन चारों ऑप्शंस में जो कि ऑक्सीजन से 100 गुना ज़्यादा तेज़ गति से हीमोग्लोबिन के साथ में जोड़ता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ACO2, बी है आपका CO, ऑप्शन नंबर सी इज SO2 और ऑप्शन नंबर डी इज H2CO3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगर आप किसी कमरे में हैं जो कमरा चारों तरफ से लॉक्ड है और वहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन अंदर आने का कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, इन दैट सिचुएशन ऑक्सीजन कमी है एटमॉस्फेयर के अंदर, आपके रूम के एनवायरनमेंट के अंदर, और जो आपने कोई ऐसा एपरेटस यूज़ किया है जिससे धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन दैट सिचुएशन बॉडी से जो भी आप एपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसकी बॉडी से लगातार धुआं निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जो कि लंग्स के थ्रू हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में मिल करके हमारे ब्लड में रोटेट करता है, और इसके पास 100 टाइम्स यानी कि 100 गुना ज़्यादा क्षमता होती है ऑक्सीजन के अलावा बाइंड करने की हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो रेस्पिरेशन होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी इज लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज एथिल अल्कोहल एंड CO2, और लास्ट ऑप्शन है आपका लैक्टिक एसिड प्लस CO2। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैक्टिक एसिड एंड CO2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं यूज़ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, when blood contains a high percentage of carbon dioxide and a very low percentage of oxygen, the breathing stops and the person becomes unconscious. This condition is known as what, यानी कि ऐसा कंडीशन जबकि
आपके ब्लड के अंदर CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज घट जाता है, इन दैट सिचुएशन जो पर्सन होता है उसकी जो ब्रीदिंग होती है ना ये रुक जाती है और उसके बाद जो पर्सन है वो बेहोश हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको आप क्या नाम देंगे? तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सफोकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज एम्फीसेमा, ऑप्शन नंबर डी इज एस्फिक्सिया और ऑप्शन नंबर डी इज यूपनिया। एस्फिक्सिया की हम स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, उसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिलहाल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? एस्फिक्सिया, जिसे आपने, और यह आपका ऑप्शन नंबर सी एस्फिक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ब्लड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पाया जाता और किसी कारणवश कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिक्स हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन, वो बेहोश हो जाता है और जो उसकी ब्रीदिंग रेट है वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर TGT एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इन द रेस्टिंग पर्सन, यानी अगर कोई पर्सन रेस्ट कर रहा है तो उसके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका सैचुरेशन परसेंटेज कितना होता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 75%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 25%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 50% और ऑप्शन नंबर डी है आपका 100%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रेस्ट कर रहा है, ठीक है, आराम कर रहा है, सो रहा है, बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आए, तो उस सिचुएशन में जो पर्सन का जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज होगा जो कि ब्लड से टिश्यू की कैपिलरीज तक मूव करता है तो 75% करता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन हैवी एक्सरसाइज करता है तो ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके इस क्वेश्चन का। तो अभी ये जो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन का, इस टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा जो और 10 क्वेश्चन हैं जो आपके रेस्पिरेशन के ही हैं, लेकिन जो और ज़्यादा हाई लेवल के हैं उनको हम थोड़े से उन 10 प्रश्नों के ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। तो चलिए इस सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पानी वानी पी करके आ जाइए, तब तक हम सेकेंड सेक्शन पे मूव करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है आपका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके TGT, PGT, GIC, LT ग्रेड और KVS TGT को लेकर के नीट एग्जामिनेशन के लिए, तो उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। तो करीबन 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग आर कंटेन इन। यानी कि ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए और भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइपोथैलेमस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज हाइपोथैलेमस। अब ध्यान दीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस जो हमारी ब्रेन में कान के पास प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन होता है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, भूख प्यास को कंट्रोल करना और हार्मोनल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आपकी हाइपोथैलेमस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन्स इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। कह रहे कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो होता है ह्यूमंस के अंदर ये कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, सभी एक्सेप्टेबल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ नॉन लिविंग लेयर, ऑप्शन नंबर सी है इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई और ऑप्शन नंबर डी है आपका इट्स सेल्स आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकलता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका मतलब इसके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसी के कारण यहाँ जो ऑपरेशन होता है, ये जो ऑपरेटेड पर्सन होते हैं कॉर्निया वाले, उनकी आइज़ के लिए कभी भी रिजेक्शन नहीं होती कॉर्निया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स। तो रॉड्स और कॉर्न सेल्स के बीच में कौन सा जो डिफरेंस है वो सही दिया हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके TGT के और PGT या फिर GIC के एग्जामिनेशन पे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा रॉड सेल्स और कोन सेल्स में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है ओवरऑल फंक्शन के ऊपर। तो रॉड सेल्स जो होती हैं उनकी वो पुअर लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि कोन सेल्स जो होती हैं वो कलर विजन और डिटेल्ड
विजन इन ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तो रॉड सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर सेंटर ऑफ रेटिना में होता है, जबकि कोन सेल्स का ये पूरे रेटिना के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट देखिएगा विजुअल एक्टिविटी के बेसिस पे, तो रॉड सेल जो होती है यहाँ पे उनकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो हाई होती है, जबकि कोन सेल्स की जो विजुअल एक्टिविटी है वो लो होती है, ठीक है। लास्ट से देखिएगा विजुअल पिगमेंट कंटेंट, तो यहाँ जो विजुअल पिगमेंट होता है रोड सेल्स के अंदर वो होता है एडॉप्सिन, और कोन्स के अंदर जो होता है वो होता है रोडोप्सिन, ठीक है। एकदम ही उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए वाला जो आपका दिया है यही बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ओवरऑल जो डिफरेंस होता है सभी के अंदर रॉड्स और कोन्स के अंदर, तो रॉड सेल जो होती हैं वो डिम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि कोन सेल्स जो होती हैं वो कलर विजन के लिए, डिटेल्ड कलर विजन और ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लाइट जब बहुत ज़्यादा होती है या फिर आपकी आंखों में टॉर्च को जलाया जाता है तो आपका जो कॉर्निया होता है सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइट को जितनी लाइट चाहिए होती है, हमारी आइज़ को जितनी लाइट चाहिए होता है विजिबल किसी भी चीज़ के देखने के लिए, विजिबल एबिलिटी के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जितनी उसे चाहिए होती है उतना वो ले लेती है लाइट, बाकी वो अपने कॉर्निया को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग द प्रोपेगेट आयन ऑफ अ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी टीजीटी के लिए, इसे आपको स्टिक मार्क करना है। तो देखिए K+ आयन जो होती हैं जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्युलर पोटेंशियल में बदलती हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग द प्रोपेगेट आयन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ व्हाट? जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसके आयन के मूवमेंट से होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, पोटेशियम आयन फ्रॉम इंटरसेल्युलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। दूसरा है पोटेशियम आयन्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। नेक्स्ट है आपका सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और डी है आपका सोडियम प्लस आयन्स फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम आयन जब सेल के बाहर मूव करता है, और सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जब मूव करता है सोडियम, तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? यानी कि जो अल्जाइमर डिजीज है ह्यूमंस के अंदर, ये किस के साथ में किसकी डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है? तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका डोपामिन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है आपका एसिटिल कोलिन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिल कोलिन, ठीक है। एसिटिल कोलिन क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से अल्जाइमर डिजीज होती है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज क्या है? तो मेमोरी लॉस के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या इंड्यूस करता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हार्ट बीट, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्ट बीट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होते हैं एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर एक आइज़ को कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉर्निया को, तो दूसरा क्या करता है? डायलेट करता है, ठीक है। एक हार्ट बीट को बढ़ाता है तो दूसरा क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम? यानी कि इन चारों जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं बॉडी की, इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी है जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है? तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्वालोइंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को निगलना, ऑप्शन नंबर बी है पैपिलरी रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका नी जर्क रिस्पॉन्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है ना, इसके ये जो होता है पेरिस्टाल्सिस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द नर्वस न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव, यानी कि जब रेस्टिंग स्टेज में न्यूरल मेम्ब्रेन होती है तो जो डिफ्यूजन होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा, तो ये किस आयन की जो मूवमेंट है उसको अलाउ करता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पोटेशियम प्लस आयन इनटू द सेल, बी है पोटेशियम प्लस एंड सोडियम प्लस आयन आउट ऑफ द सेल, सी है आपका पोटेशियम प्लस आयन इनटू द सेल, और डी है आपका आउट ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर, ये आपके क्वेश्चन हम आपके रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है सोडियम इनटू द सेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ व्हाट, यानी कि जो डीपोलराइजेशन होता है एक्सोलेमा का, तो नर्वस कंडक्शन के अंदर ये किस तरीके का जो चार ऑप्शन में से जो एक्टिविटी है किस तरह की एक्टिविटी शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका देखिएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम प्लस आयन मूव आउट अक्रॉस एक्सोलेमा, बी है आपका सोडियम प्लस मूव इनसाइड एंड पोटेशियम प्लस मूव मोर आउटसाइड, सी है आपका मोर सोडियम प्लस आउटसाइड एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम प्लस आयन एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस एक्सोलेमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।